ये आवाज एट 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले उम्मीद थी कि जनवरी में नए बैंकिंग लाइसेंस दे दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे मामले में एक ट्विस्ट आ गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरबीआई को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें बैंक के लिए अर्जी देने वाली उन कंपनियों के नाम हैं जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अब देश में नए बैंकों के खुलने में देरी तय है। इधर सरकारी कंपनियां भी बाजार में अपने गलत प्रभाव का गलत इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कंपटीशन कमीशन ने कोल इंडिया पर 1700 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोककर साफ कर दिया है कि किसी भी गलती को या गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोल इंडिया के खिलाफ कुछ राज्यों के पावर बोर्ड ने शिकायत की थी। इधर गुजरात के मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्री की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। इंडस्ट्री सरकार के इंडस्ट्रियल गैस को महंगा करने के फैसले का विरोध कर रही है और वैट में भी रियायत चाहती है। अब अहमदाबाद और सूरत के कारोबारी भी इंडस्ट्री के इस विरोध में साथ आ गए हैं। तो ये हैं आज की 3 बड़ी खबरें। आवाज एट 9 में आपके साथ मैं हूं विपिन और मेरे साथ हैं कविता। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सुर्खियां। बाजार में बीजेपी की जीत का जोश हुआ ठंडा। कल रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद आज मुनाफा वसूली हुई हावी। Beautifully poised towards a very interesting 2014 May elections, or whenever the elections are going to be. And in my view, what may happen, it may not be to the liking of the stock market. लोकसभा चुनाव तक शंकर शर्मा को बाजार में आगे तेजी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कैपिटल गुड्स सेक्टर और एलएनटी में पैसा लगाने की सलाह, बैंक शेयरों से दूरी की सलाह। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने के लिए भारती और रिलायंस ने मिलाया हाथ। कंपनियों ने कहा भविष्य में रोमिंग 3G और 4G पर भी लागू हो सकता है करार। सरकार ने पावर ग्रिड के एफपीओ की कीमत 90 रुपए तय की। रिटेल निवेशकों को मिलेंगे 4.5 रुपए का डिस्काउंट। निवेशक से सरकार को मिलेंगे करीब 7,000 करोड़ रुपए। स्ट्राइज आर्को लैब ने 500 रुपए के स्पेशल डिविडेंड का किया ऐलान। 20 दिसंबर है डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट। ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर नवंबर में भी जारी। कार बिक्री में भी 5% की गिरावट। कमर्शियल वाहनों की बिक्री भी 29% घटी। सियाम के मुताबिक अब चुनाव के बाद ही हालात सुधरेंगे। भारत का रियल एस्टेट बाजार पड़ा ठंडा। प्रॉपर्टी खरीदने में निवेशकों की दिलचस्पी हुई कम। PwC ने जारी की रिपोर्ट। शुरुआत बड़ी खबर से। नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए अर्जी देने वाली कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और आयकर विभाग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी है। इस खबर पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता श्रीमी चौधरी, बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या और हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। पहले बात करेंगे श्रीमी से। श्रीमी, जांच एजेंसियों ने रिजर्व बैंक को जो रिपोर्ट सौंपी है उसकी क्या खास बातें हैं? देखिए, सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बैंकिंग लाइसेंस को लेकर जो आरबीआई ने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने यहां पर सौंप दी है आरबीआई को। और जो 25 एप्लीकेंट है उसमें से 10 एप्लीकेंट ऐसे हैं जिस पर गंभीर मामले चल रहे हैं। इन कंपनियों के जो 5 साल का जो ब्यौरा है कामकाज का, वो इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और किन किन मामलों पर कैसा इन्वॉल्वमेंट है इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। खासतौर से 2G और कोयला मामलों में से संबंध रखने वाली कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी गई है। साथ ही इनका कितना रोल है इन कंपनियों का ऐसे मामलों में और किस हद तक इन्होंने रूल को वायलेट किया है, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है। दरअसल आरबीआई ने कुछ दिनों पहले इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से इनके फिट एंड प्रॉपर स्टेटस को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसको देखते हुए आरबीआई को रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने सौंप दी है। और सूत्रों की अगर माने तो उनका कहना है कि अगर आरबीआई यहाँ पर सख्ती से पेश आता है इन कंपनियों पर, तो उनके बैंकिंग लाइसेंस का जो ब्यौरा है वो यहाँ खतरे में पड़ सकता है। जी बिल्कुल, अब चलते हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, यहाँ पे ईडी की बात तो हमने सुन ली है, लेकिन सरकार ने पहले कहा था कि जनवरी से लाइसेंस देना वो शुरू करेंगे। ये बताएं कि क्या दिक्कतें अब आपको दिखाई दे रही हैं इस बीच?
देखिए, हमें जो सूत्रों से पता चल रहा है उसके मुताबिक अब नए बैंक खोलने के लिए जो लाइसेंस दिया जाना था उसमें अब थोड़ा सा और लंबा वक्त लग सकता है। पहले वित्त मंत्रालय ने और रिजर्व बैंक ने ये कहा था कि जनवरी से बैंकिंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो मुझे संकेत मिल पा रहे हैं वो ये कि जनवरी नहीं बल्कि अप्रैल में हम जाकर देख सकते हैं नए बैंकों के लिए लाइसेंस मिले। इसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि पहले रिजर्व बैंक ने यह सोचा था कि हम किस्तों में बैंक लाइसेंस जारी करेंगे। किस्तों में जारी करने का मतलब ये हुआ कि 25 लोगों ने आवेदन किया है, उनमें से 5 लोगों को मान लिया हम पहले स्क्रीनिंग कमेटी छांट लेगी। उस 5 लोगों में से जो सही आवेदक होंगे उनका नाम बिमल जान कमेटी के पास भेजेगी और फिर ऐसे करके 5-5 करके 6-6 करके बाकी के नाम भेजेंगे और जैसे जैसे नाम फाइनल होते जाएंगे वैसे वैसे बैंक लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस पे वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पे वित्त मंत्रालय की तरफ से थोड़ी सी आपत्ति जताई गई। आपत्ति जताई गई इस वजह से क्योंकि कहा गया कि अगर पहले किसी को बैंक लाइसेंस मिल जाएगा तो बाजार पर ज्यादा आसानी से कब्जा जमा लेगा, जिसको बाद में मिलेगा हो सकता हो नुकसान में रहे। ऐसे में जिसको बाद में मिलेगा वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट तक न पहुंच जाए। एक तरह के कानूनी पेचीदगियां भी होंगी और बाद में मिलने वालों को नुकसान भी हो सकता है। तो इस उलझन से, इस झंझट से बचने के लिए अच्छा है कि आप किस्तों में बैंक लाइसेंस जारी ना करें बल्कि एक ही साथ बैंक लाइसेंस जारी कर दें। वित्त मंत्रालय की इस दलील से रिजर्व बैंक काफी हद तक सहमत हो गया और फिर यह तय हुआ कि अब किस्तों में बैंक लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा बल्कि एक ही साथ बैंक लाइसेंस जारी किया जाएगा। जब एक साथ करना है तो जाहिर तौर पर 25 आवेदकों की छटनी करनी होगी, तमाम पहलुओं की समीक्षा करनी होगी, उसके पास जो सही कैंडिडेट होंगे उनको बैंक लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो अब यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अब पहले किस्तों की बजाय एक साथ करना है। तो मुझे लगता है इसमें अब 3 से 4 महीने का और वक्त लगेगा और ऐसे में जनवरी की बजाय हम अप्रैल में देख सकते हैं नए बैंकों के लिए लाइसेंस जारी होता हुआ। जी, तो यहाँ लगता है कि प्रोसेस अब डिले हो जाएगी। बात करते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, बैंकिंग लाइसेंस पे जिस तरह से पेच फंस रहे हैं, आप इस पूरे मामले को काफी करीब से देखते आए हैं, क्या लगता है अगले साल उम्मीद है क्या और दिक्कतें भी आ सकती हैं इसमें? देखिए, बैंकिंग लाइसेंस के मामले में आरबीआई जिस तरह की जानकारी जुटा रहा है अब तक, उससे कुछ एप्लीकेंट्स अनकंफर्टेबल भी रहे थे और हमने देखा कि पहले महिंद्रा ग्रुप ने तय किया कि वो एप्लीकेशन नहीं देंगे, फिर टाटास ने अपने एप्लीकेशन वापस लिए और इन बैंकिंग लाइसेंसेस के जारी होने के प्रोसेस में और इसके बाद भी आरबीआई का अप्रोच ये है कि अगर कोई कंग्लोमरेट है, जैसे बिरला ग्रुप कंपनीज हुई जिनकी कई कारोबार हैं, तो बैंक कंपनी के साथ इनके क्या रिलेशनशिप है उस पर वो नज़र रखेंगे। यानी हो सकता है कि आरबीआई ये कहे कि वो ग्रासिम की भी बुक्स देखना चाहते हैं, उसके भी वो ऑडिट करते हुए आगे दिख सकते हैं। तो इस वजह से आरबीआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रोएक्टिव नज़र रख रहा है कि किसी भी तरह के फंड डाइवर्जेंस ना हो। लेकिन इस समय लाइसेंस के लेवल पर अगर आप देखें तो जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पर आरबीआई की नज़र है और तमाम एजेंसीज की क्लीन चिट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस में फ़िलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा डिले होता हुआ, देरी होती हुई नज़र आ रही है और इस स्थिति में अगर अप्रैल तक हम पहुंच जाते हैं और उसके बाद चुनाव उस वक्त शायद चल रहे होंगे या अधिसूचना जारी हो चुकी होगी, उस प्रोसेस में क्या अप्रैल में ये मुमकिन होगा कि लाइसेंसेस जारी किए जाएं? काफ़ी मुश्किल लगता है। दूसरा पेच यहाँ पर यह है, अगर आप उन तमाम बैंकर से, कंसल्टेंट से बात करें जो कि इन तमाम एप्लीकेंट्स की मदद कर रहे हैं या उन्हें एडवाइस कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि एक तो रघुराम राजन की निजी राय आरबीआई गवर्नर बनने से पहले ये रही है कि वो कॉर्पोरेट्स को लाइसेंस नहीं देना चाहते। आरबीआई गवर्नर बनने के बाद उन्होंने पॉलिसी को एंडोर्स किया है और कहा है कि सरकार की जो पॉलिसी है हम उसको मानेंगे। लेकिन वहीं जो नई सरकार है, संभावित सरकार और संभावित वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा हैं, उनकी भी राय है और उनके नेतृत्व में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसकी भी राय थी कि कॉर्पोरेट को लाइसेंस ना दिए जाएं। तो यहाँ से लेकर अगले चुनाव तक का एक मौका है। अगर इस दौरान कॉर्पोरेट को लाइसेंस नहीं मिले तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा, मामला अटक सकता है और फिर आगे लाइसेंस मिलने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। बिल्कुल, साफ तौर से कई पैच हैं जिसकी वजह से लगता है कि देरी हो सकती है बैंकिंग लाइसेंस जारी करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल संकेत मिला था और आज ऐलान भी हो गया। सुनील मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल ने मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ करार कर लिया है। दोनों कंपनियों के बीच एक दूसरे के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने का करार हुआ है। We are fast entering a new era of collaborative cooperation. We look forward, like between Sunil and me, we look forward to a partnership between our two companies, really to serve the people and build to infrastructure. And that is how we want to move ahead.
अब इस करार की और डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता कृतिका सक्सेना। कृतिका, दोनों कंपनियों के बीच क्या करार हुआ है और इस करार के तहत किन बातों पे दोनों कंपनियां आगे बढ़ेंगी? जी हाँ, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके मुताबिक दोनों एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज शेयर करेंगे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? बेसिकली ऑप्टिक फाइबर, सबमरीन केबल नेटवर्क, टावर्स और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। आगे जाके ये जो डील है वो रोमिंग 2G, 3G और 4G पे भी लागू हो सकता है। बेसिक लॉजिक जो है ये डील का वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, जहाँ के दोनों अपने जो सर्विसेज के डुप्लीकेशन है वो हटा देंगे। और अगर आप रिलायंस जियो की तरफ से देखें तो रिलायंस जियो एक लीजिंग एग्रीमेंट साइन करेगा भारती एयरटेल से। ऑलरेडी आप जानते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ भी रिलायंस जियो का एक शेयरिंग एग्रीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसके मुताबिक ऑप्टिक फाइबर, सबमरीन केबल और टावर्स शेयर किए जा रहे हैं। तो अगर आप रिलायंस जियो की तरफ से देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करेगा रिलायंस जियो के लिए। अगर आप भारती एयरटेल की तरफ से देखें तो काफ़ी बेनिफिट होगा कंपनी को, क्योंकि ज़्यादा से सर्विसेज भारती एयरटेल के पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस जियो जो रेंटल है वो भारती एयरटेल को पे करेगा। प्राइसिंग जो स्ट्रक्चर हुई है वो आर्म्स लेंथ पे स्ट्रक्चर हुई है, एसेंशियली मार्केट प्राइस को मद्देनजर रखते हुए। तो अगर इसका रैशनल समझने की कोशिश करें तो अगर भारती एयरटेल के कोई सर्विसेज है जो रिलायंस जियो ले रहा है तो रिलायंस जियो उनको मार्केट प्राइस पे करेगा। तो बाकी के डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ कब ये सर्विसेज लॉन्च हुए वो सब नहीं दिए गए हैं, कोई टाइमलाइन नहीं बताया है, ना कोई नंबर दिया है मतलब कितना केबल यूज़ हो रहा है। लेकिन ये क्लैरिफाई और ये क्लैरिटी दी है कि जितनी भी उनके सर्विसेज है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और आगे जाके जितनी भी 2G, 3G, 4G सर्विसेज है वो एक गैमेट में दोनों प्रोड्यूस करेंगे और शेयर करेंगे उनका स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर। शुक्रिया कृतिका। तो टेलीकॉम एक्सपर्ट्स ने रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के करार को एक पॉजिटिव मूव बताया है। Reliance has a pan-India 4G footprint, Bharti does not. And Bharti, on the other hand, has a pan-India 2G footprint and also has a lot of 3G circles, which Reliance Jio today does not have access to. And even if you compare Bharti's footprint to Arcom's footprint in 3G, there's a lot of complementarity there as well. सीसीआई ने कोल इंडिया को जोर का झटका दिया है। कंपटीशन कमीशन ने कंपनी पर 1773 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोल इंडिया पर प्रभावशाली स्थिति के गलत इस्तेमाल के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, जानना चाहेंगे आपसे क्या डिटेल्स है इस खबर को लेकर और साथ ही ये कितना बड़ा झटका है कोल इंडिया के लिए? आज यहाँ कंपटीशन कमीशन ने कोल इंडिया लिमिटेड पर भारी पेनल्टी लगाते हुए अपने फैसले में कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग करने का दोषी करार किया है, जिस कारण 1773 करोड़ रुपीस की पेनल्टी CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड पर लगाई है। अपने फैसले में कंपटीशन कमीशन ने कहा है कि वो पावर प्रोड्यूसर्स के साथ अपने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट को मॉडिफाई करे, यानी उसकी जो शर्तें हैं उनको मॉडिफाई करे जो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी हैं, क्योंकि जो एग्रीमेंट है कोल इंडिया लिमिटेड और उसके सब्सिडरीज और पावर प्रोड्यूसर्स के बीच में उसकी कई शर्तें जो है वो अनफेयर पाई गई हैं और भेदभावपूर्ण पाई गई हैं, जो अपने फैसले में कंपटीशन कमीशन ने कहा है कि इनको मॉडिफाई करे। ये जो शर्तें हैं ये टेस्टिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग से जुड़ी हैं, साथ ही अनग्रेडेड कोल के सप्लाई से जुड़ी हैं। इन शर्तों को चेंज करने के लिए कहा है। साथ ही पुराने और नए पावर प्रोड्यूसर्स और प्राइवेट और PSU पावर प्रोड्यूसर्स के बीच में पैरिटी लाने के लिए कहा है जहां तक हो सके। ओरिजिनली ये जो केस है ये महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने दायर किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में CIL और उसके सब्सिडरीज के खिलाफ। लेकिन इस फैसले में कहा है कि जो भी एग्रीमेंट्स कोल इंडिया लिमिटेड ने साइन किए हैं पावर प्रोड्यूसर्स के साथ और उनकी अगर शर्तें जो है वो भेदभावपूर्ण है, अनफेयर है, तो उनको बदला जाए। साथ ही सीज और डिजिस्ट ऑर्डर जारी किया है कंपटीशन कमीशन ने, जिसके मुताबिक जो भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं और जिनमें इस तरह की शर्तें हैं यानी अनफेयर भेदभावपूर्ण शर्तें रखी गई हैं वो अब लागू नहीं होंगी और इसकी जगह कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी जो शर्तें हैं वो मॉडिफाई करनी होंगी। शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक दिन बाद ही बाजार से मोदी का जलवा हुआ गायब।
बाजार की आगे की चाल कैसी होगी, समझेंगे फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा से इस ब्रेक के बाद। बाजार में बीजेपी की जीत से पैदा जोश ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये दिन भर एक दायरे में घूमने के बाद हल्की गिरावट पर बंद हुआ। इस कंसोलिडेशन में सबसे ज्यादा फायदा आईटी शेयरों को हुआ। बाजार में आज के कारोबार को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई। यह बेहद डिसअपॉइंटिंग सेशन आज का देखने को मिला और दरअसल इसकी भनक कल से ही लग गई थी। आप देखिए कल जहां निफ्टी खुला वहीं पर टॉप हो गया। कल दिन के उच्चतम स्तर से 50 पॉइंट गवाए निफ्टी ने और आज भी डिसअपॉइंटिंग सेशन, दिन भर लाल निशान में कारोबार होता हुआ नजर आया। एलएनटी और आईसीआईसीआई ने कल सबसे अच्छी बढ़त दिखाई थी और कंट्रीब्यूट किया था निफ्टी में ऊपर जाने की तरफ और आज देखिए यही कंट्रीब्यूट कर रहे थे निफ्टी को नीचे खींचने में आज। लेकिन सुबह से ही खराब खबरों का सिलसिला आज जारी था। एनटीपीसी जैसे शेयर देखिए एक ही दिन में 11% गिरे हैं। जिस तरह से सीईआरसी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस अपनी निकाली उससे आज पूरा का पूरा पावर सेक्टर इंपैक्ट करता हुआ नजर आया। पावर ग्रिड भी दरअसल इसी खबर के चलते गिरा। बल्कि आप देखिए जिस कंपनी के पीछे पावर लिखा था या फिर अडानी पावर, रिलायंस पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में जमकर दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। इवन पावर यूटिलिटीज कंपनीज, पावर सेक्टर को इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में भी आप देखिए दबाव देखने को मिला। भेल देखिए 3.5% नीचे। एलएनटी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने कल 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, यहां पर आज दबाव देखने को मिला। इवन रियल एस्टेट स्टॉक्स आज प्रेशर में रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर आप देखिए पूरे दिन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाला अगर कोई सेक्टर था तो वो आईटी सेक्टर, और अगर कोई स्टॉक था तो वो टीसीएस का शेयर था। देखिए एक ही दिन में 4% तक के अपमूव्स इसमें देखने को मिले हैं। 2100 के करीब आ गया ये शेयर अब। और आज हमने देखा कि सीमेंट और कैपिटल गुड्स जैसे स्टॉक्स में कल तेजी देखने को मिली थी और लगता है एफआईआईज ने इस सेक्टर में आज खरीदारी करी है। लेकिन थोड़ी सी रे ऑफ होप जगी है बाजार में, खासकर आखिरी 1-1.5 घंटे में जिस तरह से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी लौटकर आती हुई नजर आई। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक देखिए दिन के हाईस पर जाकर बंद हुआ है। हिंडाल्को का स्टॉक भी देखेंगे तो इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। आखिरी 1-1.5 घंटे में यहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल खासकर देखिए आप आधे घंटे में आखिरी में हमने यहां पर एक इंटरेस्टिंग बाइंग देखने को मिली है। तो ये एक होप जरूर जगाता है बुल्स के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो आज का दिन बेहद खराब था। फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा ने बाजार की मौजूदा तेजी को विधानसभा नतीजों का असर मानने पर आगाह किया है। हमसे खास बातचीत में उन्होंने बताया कि अगले साल आम चुनाव तक बाजार में मौजूदा स्तर से तेजी की उम्मीद करना खतरे से खाली नहीं है। बाजार में कोई अपसाइड नहीं है साहब, मेरा तो ये बिल्कुल क्लियर मानना है। अगर पॉलिटिकली आप बात कर रहे हो तो पॉलिटिक्स के ऊपर व्यू लेके बाजार की अपसाइड को खेलना मेरे हिसाब खतरे से खाली नहीं है। हम खतरों से खेलते हैं मार्केट में, लेकिन बेवकूफ़ी से नहीं खेल सकते। हाँ, अगर आप इस नजरिए से खेलेंगे इस मार्केट को कि इस सरकार ने, यूपीए सरकार ने इंडिया को एज वी स्पीक राइट नाउ अमंग स्टिल फ्रॉम अ करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन टू अ करंट अकाउंट सरप्लस सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया है। जो करेंसी हमारी 52-53 थी वो डिप्रिशिएट होकर 62 हो गई, विच हैज मेड इंडियन इंडस्ट्री फार मोर कंपेरेटिव देन कंपेयर टू इवन चाइना। उससे एफडीआई का जो एक प्रवाह आएगा और आता भी है हर महीने। अगर देखें तो सबके प्लान्स देख रहे हैं। वोडाफोन ने $3 बिलियन बोले हैं और भी कई कंपनियों ने काफी बड़े बड़े सम्स कमिट कर दिया इंडिया को, क्योंकि अगर 52 पे रेडी थे तो 62 पे तो उनके लिए सब चीजें समझ लीजिए 20-25% सस्ती हो गई। HDFC सिक्योरिटीज के अभय आइमा के मुताबिक आम चुनाव तक बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की आशंका है। मेरे को लगता है कि बारिंग अ डिजास्टरस आउटकम इन द जनरल इलेक्शंस, आई थिंक योर डाउनसाइड इज रेस्ट्रिक्टेड टू निफ्टी बिटवीन 5,800 एंड 6,000 और अपसाइड पे डिपेंड करेगा कि क्या मतलब आगे Q3 का इम्पैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं, रन अप टू द इलेक्शन कैसा लोग यही सेंटिमेंट रहेगा या अलग इंडिकेशंस आते हैं, कुछ नई पार्टीज हैं, मतलब काफ़ी इम्प्रॉबेबल है। सो अपसाइड इज डिफिकल्ट टू से।
और आइए अब देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। अमेरिकी बाजारों पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर एक मिक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स में देखिए फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार है, वहीं नैस्डैक में फ्लैट टू पॉजिटिव, कोई अंतर नहीं कल के स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। और ठीक यही हालत S&P 500 की है। ये साल का अंत होने जा रहा है और वहाँ पर इस समय बाजारों में सुस्ती देखी जाती है और फिलहाल कोई दिशा नहीं लेते हुए अमेरिकी बाजार तो कुछ इसी तरह का प्रभाव इनका कल भारतीय बाजारों पर भी रहेगा। बिल्कुल। और अगर बात करें कमोडिटीज की तो यहाँ पे सोना चांदी काफी अच्छी स्पाइक के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में ही लगभग 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 1261 के लेवल्स फिलहाल कॉमिक्स पे सोने में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल डॉलर यहाँ पे कमजोर हुआ है यूरो के मुकाबले। लगभग 6 हफ्ते की कमजोरी पे फिलहाल वहाँ पे डॉलर कारोबार कर रहा है, जिसका असर यहाँ पे हम बुलियंस पे देख सकते हैं। चांदी में आप देखिए लगभग 2.5 से 3% की तेजी। चांदी के पीछे की तेजी के पीछे जो वजह है वो है बेस मेटल्स में मजबूती। दरअसल चाइना से जिस तरह के ऑप्टिमिस्टिक डेटा आए हैं, अच्छे इकोनॉमिक डेटा आए हैं, उसका असर बेस मेटल से पड़ा है। और चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है तो हम देख सकते हैं दोहरी तेजी फिलहाल हमें चांदी में दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं आधे % की बढ़त पे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। नाइमेक्स पे हम देख सकते हैं $97 $98 के आसपास यहाँ पे पहुंचने की कोशिश हो रही है नाइमेक्स पर कच्चे तेल की। वहीं घरेलू बाजार में आप देखिए तो लगातार 6000 के नीचे, लेकिन फिर भी आधे % की तेजी बनी हुई है। हालांकि बार्कलेज ने लंबी अवधि के लिए सोने में पैसा लगाने पर आगाह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक QE में कटौती होने पर सोने में तेज गिरावट आ सकती है। जानकारों को भी सोने की तेजी टिकाऊ नहीं लग रही है और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने का भी मानना है कि अगले साल तक घरेलू बाजार में भी सोना 27,500 रुपए तक फिसल सकता है। गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट्स में तो दबाव बने रहेगा, बट डोमेस्टिक मार्केट्स में स्लो और ग्रेजुअल फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और शायद आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट में भी जैसा अगर रुपी अप्रिशिएट होते जाएगा तो यहाँ पे प्राइसेस हम लोग शायद 27,500 के आसपास भी जाते हुए देख सकते हैं अगले साल में। स्ट्राइड्स आखुलैब ने 500 रुपए प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड की घोषणा कर शेयर धारकों को जोरदार तोहफा दिया है। कंपनी का कहना है कि वो फ्री कैश का 88% शेयर धारकों को वापस करेगी। कंपनी पर 500 रुपए के डिविडेंड देने पर $52 करोड़ का बोझ आएगा। कंपनी के मुताबिक US FDA के साथ एरिजा करार जल्द सुलझेगा और इस करार के बाद कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। हालांकि डिविडेंड के ऐलान के बाद शेयर में कोई खास असर नहीं दिखा, क्योंकि कंपनी ने बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ही डिविडेंड देने का ऐलान किया। पावर रेगुलेटर के नए नियमों से आज पूरे पावर सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। लिहाजा NTPC के शेयर में तो 11% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी पावर कंपनियों के शेयरों की भी पिटाई हुई। दरअसल CERC ने आज बिजली कंपनियों के लिए नए मल्टी ईयर टैरिफ नियम जारी किए हैं, जिससे बिजली कंपनियों को नुकसान होने की आशंका है। CERC ने पावर कंपनियों के लिए टैक्स आर्बिट्राज खत्म किया है, जिससे NTPC को सालाना 500 करोड़ रुपए का झटका लगने की आशंका है। वहीं जानकार का मानना है कि नई गाइडलाइन से कंपनी के मुनाफे पर 4 से 5% का असर दिखेगा। उधर NTPC ने कहा है कि वो CERC की ड्राफ्ट गाइडलाइंस की समीक्षा कर रही है और CERC की गाइडलाइन से कंपनी को खास दिक्कत नहीं होगी। Even if you read the draft, everything is positive for NTPC. Do not panic. This is a draft for discussion. So in 9-14 also, if it was not final, the draft, how can it be in 14-19 the draft would be final? और नवंबर में फिर घटी कारों की बिक्री। और मोरबी में सिरेमिक इंडस्ट्री ठप, पिछले 2 हफ्ते से हड़ताल जारी। ये दोनों खबरों का अपडेट इस ब्रेक के बाद। वोडाफोन टैक्स मामला अब और फंसता हुआ नजर आ रहा है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वोडाफोन को टैक्स विवाद पर एक लिखित तौर पर बयान देने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार ने वोडाफोन को ट्रांसफर प्राइसिंग पर भी राय देने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वोडाफोन के लिखित बयान के बाद ही इस मामले पर सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी। इससे पहले पिछले हफ्ते वोडाफोन के CEO विटोरियो कोलाव वित्त मंत्री से मिले थे, जहां उन्होंने साफ किया था कि वो भारतीय कानून के हिसाब से टैक्स विवाद नहीं सुलझाएंगे। हम आपको बता दें कि साल 2007 में हचिसन SR के साथ हुए सौदे के तहत आयकर विभाग के मुताबिक वोडाफोन पर 11,000 करोड़ की देनदारी बनती है।
नवंबर का महीना भी ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा। सियाम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल नवंबर में करीब 1,42,000 कारों की बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के नवंबर के मुकाबले 8% कम है। वहीं इस दौरान टू व्हीलर की बिक्री में 5.5% बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हुआ है। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 29% की गिरावट के साथ 43,000 के नीचे पहुंच गई है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सिरामिक गढ़ गुजरात के मोरबी में तनातनी जारी है, जहां पिछले 2 हफ्ते से सिरामिक इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी अपनी बातों को मनवाने के लिए हड़ताल पर हैं। 14 दिन की इस हड़ताल से अब तक इंडस्ट्री को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मोरबी में पिछले 2 हफ्ते से बंद सिरामिक इंडस्ट्री के समर्थन में गुजरात के करीब 15,000 सिरामिक कारोबारियों ने भी अपना कारोबार आज बंद रखा। इन कारोबारियों के मुताबिक उनका पूरा काम मोरबी के उत्पादन पर निर्भर है, इसलिए सिरामिक इंडस्ट्री का समर्थन करते हुए 1 दिन का बंद किया गया। 1,000 से 2,000 से ज्यादा शॉप है और उसके साथ जुड़े हुए कम से कम 5,000-7,000 कर्मचारी है। वो सब आज मोरबी के सपोर्ट में पूरा अहमदाबाद में भी बंद रखा है, सूरत में भी बंद है, बड़ौदा में बंद है। पूरे मिला के तो लगभग 5,000-10,000 शॉप आज गुजरात में बंद रहेगी। मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री की मांग है कि औद्योगिक गैस की कीमत में जो बढ़ोतरी की गई है उसे वापस लिया जाए। पिछले 2 साल में इस गैस की कीमत में 15 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो चुकी है और पिछले महीने ही 10 रुपए की बढ़ोतरी और की गई। सिरामिक इंडस्ट्री की मुख्य मांगे हैं, जिसमें जीएसपीसी के द्वारा जो गैस की बढ़ोतरी हुई है उसमें हमको राहत दी जाए। दूसरा जो वैट है वो 15% वैट लगता है, वो 5% की हमने डिमांड की है। चीन के बाद मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से यहाँ की फैक्ट्री से माल की सप्लाई बंद है। सप्लाई में इस कमी का नुकसान खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को उठाना पड़ सकता है। टाइल्स जो आता है फिनिशिंग स्टेज पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा पड़ेगा पोजीशन, उसका डिले होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फिनिशिंग स्टेज में आएगा और सब उसका प्रॉब्लम डेवलपर से ज़्यादा कंज्यूमर को आएगा, क्योंकि पोजीशन तक ये फिनिशिंग आइटम तक आते आते उनका 80% पैसा कंज्यूमर का चला जाता है। मोरबी के सिरामिक उद्योग का टर्नओवर हर महीने का करीब 1,800 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 600 यूनिट है जो 2 हफ्ते से अपना उत्पादन बंद करके बैठे हुए हैं। इस उद्योग से जुड़े लाखों कर्मचारी इन दिनों बेरोजगार हो चुके हैं। अब आज कारोबारियों के जुड़ने के कारण ये आंदोलन और तेजी पकड़ रहा है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। 21 दिसंबर को CNBC आवाज देने जा रहा रियल एस्टेट अवार्ड 2013। यहां हम सम्मानित करेंगे उन बिल्डर्स और डेवलपर्स को जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में किया है कुछ यादगार काम। इस साल भी अवार्ड के हकदारों के बीच एक कड़ा मुकाबला, जहां विजेताओं का चुनाव कर रही है ग्रैंड जूरी, जिसमें शामिल है इंडस्ट्री के दिग्गज अरुण नंदा, किशोर बियानी और केकी मिस्त्री। इसके अलावा रियल एस्टेट मार्केट पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट अनुज पुरी, संजय दत्त और खुशरू जिजीना डेवलपर्स के दावों का कानूनी पहलू परख रहे हैं। अनिल हरीश और हर इमारत को बारीकी से देख रहे हैं आर्किटेक्ट अल्फाज मिलर और अख्तर चौहान। तो 21 दिसंबर को हम बताएंगे कौन है देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013 में। और दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर कंफ्यूजन आज भी जारी। और लगातार चौथे दिन नहीं चल सकी संसद, कहां फंस रहा है पेंच, देखिए इस ब्रेक के बाद। बैंकिंग लाइसेंस मिलने में हो सकती है देरी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गंभीर मामलों में आरोपी कंपनियों की लिस्ट RBI को सौंपी। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। कोल इंडिया को कंपटीशन कमीशन ने दिया बड़ा झटका। बाजार में प्रभावशाली स्थिति के गलत इस्तेमाल के लिए लगाया 1773 करोड़ का जुर्माना। भारत का रियल एस्टेट बाजार पड़ा ठंडा। प्रॉपर्टी खरीदने में निवेशकों की दिलचस्पी हुई कम। PwC ने जारी की रिपोर्ट। बाजार में बीजेपी की जीत का जोश हुआ ठंडा। कल रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली। Sunil and me, we look forward to a partnership between our two companies, really to serve the people and build two infrastructure. टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने के लिए भारती और रिलायंस ने मिलाया हाथ। कंपनियों ने कहा भविष्य में रोमिंग 3G और 4G पर भी लागू हो सकता है करार।
और मोरबी सिरामिक इंडस्ट्री की हड़ताल 14वें दिन भी जारी। अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। सरकार से सस्ती गैस की मांग। लोकसभा और राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी कोई कामकाज नहीं हुआ। तेलंगाना और जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में बीजेपी के 2G पर जेपीसी की रिपोर्ट को रखे जाने पर आपत्ति जताई, जबकि लोकसभा में अलग तेलंगाना को लेकर सीमांध्र की सांसदों ने हंगामा किया। इन सांसदों ने यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बहुमत के अभाव में सरकार ना बनाने की बात कह रही है, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज फिर किसी को समर्थन ना देने की बात कही है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने फिर दोहराया कि उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सहारा नहीं लेगी और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो वो इसके लिए तैयार हैं। उधर आपके अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देकर दिल्ली में सरगर्मी बढ़ा दी है। केजरीवाल ने कहा है कि जो भी नेता अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं उन्हें पार्टी से विद्रोह कर देना चाहिए। केजरीवाल ने ऐसे नेताओं से आपके समर्थन की अपील की है। ना हम सपोर्ट लेंगे ना हम सपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं उठा। उनका व्यक्तिगत था। सुबह फिर कल एक्चुअली प्रशांत मीटिंग में आ नहीं पाए थे। आज सुबह मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही राय है कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। जब हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं है तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की पहल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और किसी भी तरह की जोड़ तोड़ करने के अंदर हमारा ना विश्वास है ना वो हमारी नीति का अंग है। और भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट में दिलचस्पी कम। क्या है कारण इसके पीछे, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बात करेंगे प्रॉपर्टी बाजार की। भारत के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए एक बुरी खबर आई है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के प्रॉपर्टी मार्केट में निवेशकों की दिलचस्पी घट रही है। जी हां, कंसल्टेंसी कंपनी PwC के आज जारी हुई एक रिपोर्ट में निवेश के नजरिए से बेंगलुरु को 20वें स्थान पर, दिल्ली को 21वें और मुंबई को 23वें स्थान पर रखा गया है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के नजरिए से भी दिल्ली और मुंबई काफी पिछड़े हुए हैं और ये दोनों शहर 22 और 23वें नंबर पर आते हैं। सिर्फ बेंगलुरु को ही 17वीं रैंकिंग मिल पाई है। आइए अब इस रिपोर्ट पर और बातचीत करते हैं अपनी संवाददाता कविता कृष्णन से, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं PwC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम मेहरा। गौतम साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि एशिया पैसिफिक रीजन में निवेशकों को भारत में कितनी दिलचस्पी यहाँ पर दिख रही है, या जो आपकी रिपोर्ट में कहा गया ये कम हो रही है, ऐसा क्यों है? पिछले साल अगर आप देखोगे तो इंडिया के 3 सिटीज़ थे, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, जो कि एशिया पैसिफिक के टॉप 20 सिटीज़ में थे इन्वेस्टमेंट के तरीके से। इस साल टॉप 20 से वो टॉप 25 में आ चुके हैं, 20 के नीचे आ गए हैं। तो हाँ, थोड़ी स्लिपेज हुई है रैंकिंग्स में। जी गौतम, यानी मतलब साफ है कि कुछ निवेशक जो हैं वो कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो कहाँ निवेश आ रहा है? 2 चीज़ें यहाँ आती है। एक तो जो रीट्स है जो अभी नवा आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट है ऐसे एसेट में जो कि कंप्लीटेड एसेट है, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, ऑफिस बिल्डिंग है, उसमें टेनेंट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो जो पूरा डेवलपमेंट रिस्क जो है ये रीट्स के स्ट्रक्चर में नहीं होता है। प्लस जो ऑक्यूपेंसी रिस्क बोलते हैं, नॉन ऑक्यूपेंसी रिस्क, क्योंकि कुछ लेवल हद तक टेनेंट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो भी रिस्क कम है। तो ये एक नवा जो प्रोडक्ट है ये पहले इंडिया से ऑफ़र नहीं किया गया है। तो एक तो अगर ये प्रोडक्ट आता है तो फिर लेस रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है लोगों को, जो कि अच्छा होगा। दूसरा हमने देखा है इस बार चेन्नई थोड़ी इस रैंकिंग में आ गई है। पिछले साल खाली मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर थे, इस साल चेन्नई भी आई है। और जो कि सर्विस से आ रहा है कि एक रीज़न कि जो चेन्नई आई है इस कि वहाँ की एसेट जो है कंपेयर टू अदर स्लाइटली लेस रिस्की लगती हैं। गौतम, अगर अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो फेड का टैपरिंग शुरू होने की आशंका में प्राइवेट इक्विटी एशिया पैसिफिक मार्केट से पैसे निकाल रही है। भारत में इसका कितना असर दिखता है आपको, खासतौर पर प्रॉपर्टी मार्केट?
फॉरेन कैपिटल और डोमेस्टिक मनी दोनों काफ़ी है। फ़िलहाल यही करने की ज़रूरत है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्टिव बनाएं, सेफ बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं और अच्छी तरह से रेगुलेटेड भी हो। अगर ये फैक्टर्स आ जाती हैं तो शायद ही मेरे हिसाब से जो दूसरे पूल्स ऑफ कैपिटल है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स है दूसरे देशों के, इंडिया की डोमेस्टिक कैपिटल है, ये सब अट्रैक्ट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऑल्दो यूएस की टेपरिंग के हिसाब से अगर थोड़ा कैपिटल वापस वेस्ट में भी चला जाता है तो दूसरा भी काफ़ी कैपिटल है जो ढूंढ रहा है एसेट्स इन्वेस्ट करने के लिए। गौतम, यहाँ जानना चाहेंगे आउटलुक के लिहाज से नए साल में भारत के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए आपका आउटलुक क्या रहेगा? ये सर्वे से एक चीज़ आई है कि हाँ, फिलहाल इंडिया में दी एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट उसमें स्कोप है इम्प्रूव करने की। लेकिन एक चीज़ और आई है सर्वे से कि जैसे लोग अभी 2014 की तरफ देखते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये मार्केट अभी बॉटम अप हो गई है और यहाँ से आगे देखेंगे तो पॉजिटिव साइंस ही नज़र आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने आज नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि दी। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। गाड़ियों पर लाल और नीली बत्ती के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लाल बत्ती की गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे और अति विशिष्ट लोग ही कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियों को नीली बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को लाल बत्ती पाने का अधिकार रखने वालों की सूची सौंपने और 3 महीने के भीतर संबंधित कानून में बदलाव करने को कहा है। फेसबुक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। आए दिन हम इस पर अपने फोटो, अपनी राय, ब्रेकिंग न्यूज़, दोस्तों के साथ गपशप के अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इन सब के अपडेट लगातार देते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर फेसबुक ने 2013 के टॉप ट्रेंड जारी किए हैं। इसके मुताबिक लोगों ने सबसे ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप के साथ वो कहाँ छुट्टियाँ मना रहे हैं इस बारे में इवेंट अपडेट किया है। वहीं मज़े की बात यह है कि टॉप चेक-इन में मूर्थल के सुखदेव ढाबे और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को लोगों ने सबसे ज़्यादा टैग किया है। अगर फेसबुक पर सबसे ज़्यादा किसी के बारे में बात की जा रही है तो वो और कोई नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने इस मामले में क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर और हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 5s को भी पीछे छोड़ दिया है। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को आज जोहानिसबर्ग में श्रद्धांजलि दी जा रही है। मंडेला के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से नेता और हस्तियां पहुंची हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल भी शामिल है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मंडेला की आखिरी विदाई पर जोहानिसबर्ग पहुंची हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को मंडेला का जोहानिसबर्ग में निधन हो गया था। और आवाज इतना में आज के लिए बस इतना ही। लीजिए इजाजत, नमस्कार।